मॉडर्न इंडिया की ये पहली क्लास है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे होता है। हमारे यहाँ जो पुर्तगाली आए थे, हमारे यहाँ जो डच आए, अंग्रेज आए, डेन आए, फ्रांसीसी आए थे, तो उन्होंने कंपनी में जब भारत में व्यापार शुरू किया तो उन्होंने किस किस क्षेत्र में कौन कौन सा काम करना शुरू किया। यूरोपीय कंपनियों ने भारत में कौन कौन से क्षेत्रों की स्थापना की, किन शहरों की स्थापना की, किस चीज की शुरुआत भारत में की और कैसे उनका पतन हुआ, और बाद में इन सारी कंपनियों में अंग्रेज ही विजयी कैसे हुए और कंपनियों के लोग जो है हार गए। तो इसको हमें डिटेल में देखना है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में यूरोपीय जो कंपनियों का आगमन हुआ था उसमें मसालों का क्या योगदान है, समुद्री मार्ग क्या है, पुर्तगाली साम्राज्य की जो है अस्थाई विरासत, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। थोड़ा जो है ऐतिहासिक घटनाओं को देखते हुए डायग्राम और मैप के माध्यम से हम आपको एक एक चीज आपको बताते चलेंगे। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नए समुद्री मार्ग की खोज। याद रखिएगा, हम बार बार एक शब्द आता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है। भारत की खोज नहीं किया है उसने, भारत तो पहले से ही था। उसने एक नए समुद्री मार्ग की खोज की है जो भारत आने के लिए वो मार्ग पहले नहीं था। वो मार्ग यूरोप वासियों के लिए, यूरोपीय देशों के लिए, यूरोपीय कंपनियों के लिए एक मार्ग के रूप में किसने खोजा था? वास्को डिगामा ने। लेकिन वास्को डिगामा के आने से पहले थोड़ा इसके इतिहास को जान लेते हैं जिससे हमें चीजें जानकारी अच्छे से हो जाए। जो आपका मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, तुर्की, तुर्की याद रखिएगा दो महाद्वीपों में है। उसका कुछ पार्ट यूरोप में है और कुछ पार्ट एशिया में है। उसका जो अधिकांश पार्ट एशिया में है, उसका एक पार्ट जो है इस्तांबुल जो क्षेत्र है वो यूरोप में पड़ता है। और इस्तांबुल को जो है आपका मध्यकाल में क्या कहते थे? कुस्तुनतुनिया कहते थे। तो 1453 में वहां पर उस्मानिया साम्राज्य का की स्थापना हुई थी वहां पर। यहीं से हम एक एक चीज शुरू करते हैं। याद रखिएगा, हमारे जो बात करते हैं जो आज का ईरान है, ईरान में याद रखिएगा जो है क्या कहते हैं, पार्सियन साम्राज्य स्थित था। पार्सियनों ने जब आक्रमण किया तुर्की की ओर, किस पर किया? उस्मानिया पर आक्रमण किया। तो वहां के जो लेखक थे वो सीधे कहां पहुंच गए? आपका यूरोप पहुंच गए। जो हमारे देश के बारे में जो है आपका फारसियों ने, हमारे देश के बारे में जो तुर्की हमारे यहाँ आए थे, जो लेखक जो हमारे यहाँ आए थे, उन लोगों ने हमारे देश के बारे में ये लिख रखा था कि हमारे देश में एक ऐसी वस्तु पाई जाती है जिसको पूरे दुनिया में बड़ी डिमांड है, अर्थात वो है आपका मसाले। मसाले याद रखिएगा, यूरोप में मांस संरक्षण हेतु आपका क्या है, एक विशेष उपयोगी होता था। ये एक गर्म मसाला जो होता है उसका जो नेचर होता है वो गर्म होता है, और यूरोप जैसे देश ठंडे हैं, इसलिए वहां आपका जो है मसालों की काफी डिमांड है। इसीलिए मसाला पूरे दुनिया में कहाँ पाया जाए, इसको लेकर के यूरोप वासियों में एक जो है एक किंवदंती थी, एक तरह की कहानी थी कि यहाँ मसाले पाए जाते हैं, मसाला ला करके ये काम किया जा सकता है। उससे पहले मसालों का व्यापार स्थल मार्ग से कुछ कुछ क्षेत्रों से होता था। लेकिन जब याद रखिएगा 1453 में उस्मानिया साम्राज्य का जो है क्या कहते हैं कुस्तुनतुनिया पर जब अधिकार हो गया, तो हुआ क्या कि जो वहां के राइटर थे कुस्तुनतुनिया के, वो सब यूरोप चले गए। उनकी किताबों का अनुवाद हुआ, और जब उनकी किताबों का अनुवाद हुआ तब मालूम चला कि भारत के बारे में, क्योंकि वो लोग भारत के बारे में, भारत की ज्योग्राफी के बारे में, भारत के क्लाइमेट के बारे में, भारत की कृषि के बारे में, भारत की फसलों के बारे में, भारत के लोगों के बारे में लिख रखा था। जब यही किताबों का ट्रांसलेशन हुआ वहां पर, कहां पर? आपका यूरोप में पुर्तगाली भाषा में, स्पेनिश भाषा में, या फिर आपका जो है अंग्रेजी भाषा में, तब यूरोप वासियों को मालूम चला कि इंडिया अर्थात भारत कोई ऐसा देश है जहां पर मसालों की खेती बहुत ज्यादा होती है और वहां पे अलग अलग फसलें होती हैं। तब वहीं से जिज्ञासा शुरू हुई कि हमें जो है भारत जैसे देश की खोज करनी चाहिए, भारत पहुंचना चाहिए। समुद्री मार्ग या कोई ऐसा रास्ता हो जहां से हम भारत से पहुंच सके और वहां से हम व्यापार कर सके। तो 1453 में उस्मानिया साम्राज्य का जो कुस्तुनतुनिया पर जब अधिकार हुआ तो प्राचीन रेशम मार्ग स्थल मार्ग क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। तो यह मार्ग अवरुद्ध हुआ और वहां लेखक जब पहुंचे तो उन्होंने भारत के बारे में लिखना क्या किया? प्रारंभ किया था, और उसी का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया।
फिर क्या हुआ, यूरोप में मांस संरक्षण के लिए दक्षिण पूर्व एशिया मसालों विशेषकर काली मिर्च की भारी डिमांड थी। तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों में मसाला होता है, हमारे यहाँ भी मसाला होता था, खास करके दक्षिण भारत में, जिसमें काली मिर्च सबसे महत्वपूर्ण होती थी। याद रखिएगा, जब रेशम मार्ग आपका जो है ब्लॉक हो गया, तब याद रखिएगा, क्योंकि इसी मार्ग से मसाला यूरोप पहुंचता था, लेकिन जब रेशम मार्ग ब्लॉक हो गया, किसके कारण से, जो है उस्मानिया साम्राज्य पर जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हुआ, तब एक नए समुद्री मार्ग की खोज करने की बात शुरू हो गई। तो इस उसी चक्कर में याद रखिएगा, सबसे पहले जो प्रयास किया, याद रखिएगा, जो सबसे पहले प्रयास किया वो स्पेन ने किया। स्पेन ने प्रयास किया सबसे पहले, और स्पेन के राजा ने कोलंबस को भेजा कि आप जाओ और भारत की खोज करो, उस रास्ते की खोज करो जहां से व्यापार भारत से हो सकता था। तो याद रखिएगा 1492 ईस्वी में, याद रखिएगा, जो आपका कोलंबस जब स्पेन से चला, वो जब चला तो याद रखिएगा वो अफ्रीका के रास्ते जब आधे रास्ते पहुंचा, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्या आया था, तो तूफान आया हुआ था, समुद्री तूफान। उसी तूफान में फंस करके वो पहुंच गया वेस्ट इंडीज, और वहां पहुंच के कहा कि यही इंडिया है, लेकिन बाद में मालूम चला कि वो वेस्ट इंडीज और उत्तरी अमेरिका है। तो कोलंबस ने वेस्ट इंडीज और उत्तरी अमेरिका की खोज कर दी, ना कि इंडिया की। तो जो स्पेन द्वारा प्रयास किया गया, वो प्रयास क्या हो गया, असफल हो गया। कब, तो याद रखना 1492 में यह प्रयास किसने किया था, स्पेन ने किया था, कोलंबस के नेतृत्व में। फिर कुछ समय बीता, लेकिन यह देखा गया कि आखिर यह यात्रा असफल क्यों हुई। तो इस पर गणना शुरू किया पुर्तगाल ने। पुर्तगाल के राजा ने यह गणना शुरू किया, और पता चला कि जब विद्वानों से उन्होंने बैठक की, मीटिंग किया, तो मालूम चला कि समुद्र में जब हम जाते हैं तो दिशाओं का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दिशाओं को तारे के अनुसार ही गणना करते हैं। उस चक्कर में कभी कभी समुद्री तूफान में जब फंस जाते हैं, तो दिशाओं का ज्ञान न होने की वजह से तो हम जो है उस रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। तब याद रखना, पुर्तगाल के राजा ने क्या किया, कुछ जो है यंत्र का आविष्कार कराया, जिसमें सबसे पहला था कंपास। कंपास हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, इसीलिए कंपास का आविष्कार जब किया गया, कुछ अंक तालिकाओं का आविष्कार कराया पुर्तगाल ने, और तब जो है पुर्तगाल ने प्रयास शुरू किया। और पुर्तगाल ने सबसे पहले लिस्बन से किसको भेजा, तो वास्को डिगामा को भेजा। और वास्को डिगामा याद रखिएगा इसी मार्ग से होता हुआ, अफ्रीका के किनारे किनारे होता हुआ, वो याद रखना दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होम पहुंचा, और वहां से जो है क्या कहते हैं, गुजराती पथ प्रदर्शक की मदद से, आगे बताऊंगा मैं अभी कि स्टेप बाय स्टेप मैप के माध्यम से बताऊंगा। और फिर उसने जो है आपका कहां पहुंच गया, इंडिया में पहुंचा, जो आपका मालाबार तट पर कोचीन पहुंचा, और इस तरह से वहां पे जो आपका पूरा जो केरल का क्षेत्र था, वहां मसालों का उत्पादन होता था। तो यहां से जब वास्को डिगामा जब पहुंचा, तो एक नए समुद्री मार्ग की क्या हुई, खोज हो गई, क्योंकि उसकी आवश्यकता थी। आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि एक मार्ग बंद हो गया। जब एक मार्ग बंद होता है तो दूसरे मार्ग की खोज, ये मानव की प्रवृत्ति रही है। जब एक विकल्प बंद होता है तो मानव दूसरे तीसरे विकल्प पे काम करना शुरू करता है। क्यों, क्योंकि व्यापार करना है, हमें काली मिर्च की आवश्यकता है, इसीलिए सबसे पहले पुर्तगाल और स्पेन ने यह काम शुरू किया। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले उपनिवेश बसाने की शुरुआत सबसे पहले किन देशों ने किया था, तो याद रखिएगा स्पेन और पुर्तगाल ने ही सबसे पहले शुरू किया, बाद में जो है उन लोगों ने शुरू किया। यह बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यूरोप में पुनर्जागरण शुरू हो गया था, वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे, मानवता और नए समुद्री मार्गों की खोज को प्रोत्साहन वहां मिल रहा था। क्यों, क्योंकि याद रखें यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था, तो मध्यकालीन जो परंपरागत व्यवस्था थी उसको त्याग कर यूरोप पे लोग नए चीजों को अपना रहे थे। उस समय समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए वर्ल्ड के मैप बनाए जाने लगे, समुद्री मार्ग के मैप बनाए जाने लगे। इसके अलावा नए नए जब आविष्कार होने लगे, तो समुद्री यात्रा क्या हो गई, सुलभ हो गई। और जब पुर्तगाली, वो खास करके जब वास्को डिगामा काली मिर्च का व्यापार करके जब वो जो है कहाँ पहुंचा, आपका यूरोप पहुंचा, और तब पूरे यूरोप वासियों में खलबली मच गई, क्योंकि उस काली मिर्च से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था किसने, वास्को डिगामा ने। तब याद रखिएगा पुर्तगाल और उसके साथ साथ अन्य देशों में एक प्रोत्साहन हो गया, लोगों में यह हुआ कि नहीं, भारत जैसे देश की खोज हो चुकी है, नए समुद्री मार्ग की खोज हो चुकी है, जिससे भारत में व्यापार करना आसान है और वहां से काली मिर्च लाना आसान है। क्यों, क्योंकि काली मिर्च ही ऐसी थी
जिसकी जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, गर्म होता है, जो मांस संरक्षण के लिए जरूरी होता है। और याद रखिएगा, ये ठंडा प्रदेश है, ठंडे प्रदेशों में मसाला लोग इसलिए ज्यादा खाते हैं क्योंकि उससे शरीर में गर्मी रहे और ठंडी से बचाव हो सके। इसी वजह से याद रखिएगा, ये हमारे यहाँ एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई और हमारे यहाँ अलग अलग जो है कंपनियां हमारे यहाँ आई, उन्होंने व्यापार स्थापित किया, कुछ ने शासन स्थापित किया, और बाद में हमारा देश जो है इन्हीं जो है प्रवृत्तियों के साथ आगे बढ़ता चला गया, जिसको हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखेंगे और एक एक चीज को अब हम आगे समझेंगे। आगे लिखा है, विश्व का विभाजन किया था दो देशों ने। याद रखिएगा, एक देश आपका है स्पेन, अभी मैंने आपको बताया कि स्पेन, और दूसरा कौन है आपका जो है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल और स्पेन ने, याद रखिएगा, इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों के बीच में एक संधि हुई थी और इन दोनों लोगों ने विश्व को दो भागों में बांट लिया व्यापार करने के लिए। संधि का नाम क्या था, टारडेसियल की संधि हुई पुर्तगालियों और स्पेन के बीच में। और इन्होंने क्या किया, ऐसे वर्ल्ड का मैप रखा एक टेबल पर और एक जो है स्केल से जो है खींच लिया और कहा कि जो पश्चिम का क्षेत्र होगा, स्पेन ने कहा कि पश्चिम क्षेत्र पर हमारा अधिकार होगा, और जो इस स्केल के पूरब में होगा उस पर किसका अधिकार होगा, तो पुर्तगालियों का अधिकार होगा। तो पूरब में पुर्तगालियों का अधिकार और पश्चिम में स्पेन का अधिकार हो गया। लेकिन कुछ क्षेत्रों पर, जैसे ब्राजील के तटीय क्षेत्रों पर, याद रखिएगा, पुर्तगालियों का भी अधिकार इसमें दिया गया था। तो लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, लिखा है कि पुर्तगाल पूर्व और ब्राजील के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया इसी संधि के तहत, ये याद रखिएगा। इसके बाद आपका प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, ये पुर्तगाल के राजा थे। 1394 से लेकर 1460 के प्रयासों से पूर्व की ओर समुद्री मार्ग आरंभ हुआ था। तो याद रखिएगा, जो आपका क्या कहते हैं, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर थे, इनका सबसे बड़ा प्रयास रहा है समुद्री मार्ग की खोज में, क्योंकि इन्होंने कई नए नए आविष्कार जो है कराए थे समुद्री मार्गों की, और विश्व के मैप को बनाने में योगदान दिया था। जो आपका पश्चिमी क्षेत्र था उसको स्पेन का अधिकार हो गया, और कोलंबस ने 1492 में, याद है ना, अमेरिका की खोज की थी, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो सबसे पहले प्रयास स्पेन ने ही किया था और कोलंबस ने ही प्रयास किया था भारत की खोज करने का। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले भारत की खोज करने का या समुद्री मार्ग का प्रयास किसने किया था, तो कोलंबस ने किया था। कोलंबस किस देश से चला था, किस देश ने उसको भेजा था, स्पेन ने भेजा था। कोलंबस ने कब यात्रा शुरू की थी, जो है 1492 में। उसने किसकी खोज कर दिया, अमेरिका की खोज किया था किसने, कोलंबस ने। तो याद रखेगा, ये पश्चिम का क्षेत्र किसको दे दिया गया, स्पेन का, और पूर्वी क्षेत्र किसको मिल गया, आपका पुर्तगाल को मिल गया। अब आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और किस संधि के तहत ये बटा था, ये भी याद रखना। विश्व में पहली बार, ये भी याद रखिएगा कि विश्व में पहली बार अगर उपनिवेश किसने बसाने की शुरुआत किया था, तो स्पेन और पुर्तगाल ने ही किया था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे कैसे हमारे यहाँ यूरोपीय कंपनियों का इतिहास शुरू हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यह देखो, यहाँ पर लिखा है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन एक दृष्टि में अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जो कंपनियां आई हैं, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपनी का मूल नाम, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपनी का की स्थापना कब हुई थी, ये आपका क्रम पूछा जाएगा। और कंपनियों का भारत में आगमन कैसे हुआ है, ये क्रम आपसे पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा। और पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी, ये आपसे पूछा जाएगा। तो एक चार्ट के माध्यम से अगर इसको आप समझ जाएंगे तो आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। अब जरा देखिएगा कि पुर्तगाली सबसे पहले हमारे देश में कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। याद रखें, इनकी कंपनी का नाम क्या था, एस्तादो द इंडिया नाम था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया जो पुर्तगाली जो आपका कंपनी की स्थापना हुई थी, याद रखना, जो आपको ये लिखा है एस्तादो द इंडिया, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहेंगे। ये भी याद रखना कि पुर्तगालियों की कंपनी का नाम भी हिंदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ही था। 1498 में ये कंपनी स्थापित हुई थी यूरोप में, और भारत जब आए थे तो 1498 में ये कंपनी भारत भी आई है। तो दोनों का स्थापना और आगमन का डेट दोनों एक है। कोचीन केरल में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1503 में। पहली फैक्ट्री किसकी थी,
पुर्तगालियों की। अब जाके क्वेश्चन देखिएगा कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? कोचीन में, केरल में 1503 में। ये भी याद रखिएगा कि जो है इनकी स्थापना और इनके आगमन का ईयर एक ही है। कंपनी का नाम क्या है ये याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। दूसरा, इसके बाद डच की बात कर लेते हैं। याद रखिएगा डच जो है, याद रखिएगा हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। जैसे भारत के निवासियों को भारतीय कहते हैं, इंग्लैंड के निवासियों को अंग्रेज कहते हैं, वैसे याद रखिएगा फ्रांस के निवासियों को फ्रांसीसी कहते हैं, वैसे ही डच के निवासी वो इंग्लैंड हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता था। ये भी याद रखिएगा आज हॉलैंड का नाम क्या हो गया है? नीदरलैंड हो गया है। आज हम इसे नीदरलैंड कहते हैं। नीदरलैंड याद रखिएगा यूरोप में एक ऐसा देश है जिसे हम निम्न भूमि का देश कहते हैं, अर्थात वो सी लेवल से नीचे है। सी लेवल से वो देश नीचे है, इसीलिए उसे निम्न भूमि का देश कहा जाता है। या अगर हम बात करते हैं डचों की बात करते हैं, तो डचों की जो कंपनी का नाम क्या था? बेरी गदे ओस्ट इंडिसे कंपनी का नाम था, VOC। याद रखिएगा इस कंपनी की स्थापना यूरोप में कब की गई थी? 1602 ईस्वी में की गई थी। और लेकिन ये कंपनी जब भारत आई थी तो 1605 में आई थी। 1605 में कंपनी भारत आई और अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया था 1605 में। तो 1605 में ये भारत आगमन हुआ और पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में आंध्र प्रदेश में स्थापित डचों ने किया था। और लेकिन 1602 में कंपनी की स्थापना हुई थी। कंपनी का नाम भी याद रखिएगा। अब ये क्रम आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। स्थापना का और आगमन का दो अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो दोनों का क्रम अलग अलग हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अभी जब हम पूरा बता देंगे तो एक बार आपको जरूर इसको ब्रीफ करेंगे। इसके बाद आपका है अंग्रेज। इंग्लैंड के निवासियों को अंग्रेज कहते हैं। इंग्लैंड के बारे में हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी हम आपको अलग से देंगे ही। ईस्ट इंडिया कंपनी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजों में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यह कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और 1600 ईस्वी कहीं कहीं किताबों में यह मिलता है 1599 ईस्वी में। याद रखिएगा ये जो कंपनी स्थापित हुई थी इसके बारे में अलग से बताऊंगा। इसमें कई लोगों का शेयर था, इसमें 5% पैसा महारानी का भी इसमें लगा हुआ था। किसमें? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, ये याद रखना है। 1600 ईस्वी में महारानी ने अधिकार पत्र दिया था व्यापार करने के लिए, इसीलिए ये डेट यहाँ पर 1600 दी गई है, क्योंकि अधिकार दिया गया। लेकिन कंपनी की स्थापना 1599 में हुई थी, जिस समय भारत का राजा अकबर था। कंपनी का आगमन हुआ 1608 में। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आगमन हुआ था जहांगीर के दरबार में। और कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में स्थापित किया था 1611 ईस्वी में। लेकिन ये अस्थायी फैक्ट्री थी, अर्थात अस्थायी फैक्ट्री नहीं थी। और 1613 में ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था जो अस्थायी थी। लेकिन चूंकि पहली फैक्ट्री स्थापित हो रही, चाहे अस्थायी हो और चाहे अस्थायी हो, तो यहाँ पे 1611 दिया गया है मसूलीपट्टनम, ये अस्थायी थी। 1613 में सूरत में अस्थायी फैक्ट्री स्थापित हुई थी, लेकिन पहले हम यहाँ पर मसूलीपट्टनम ही याद रखेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अंग्रेज डचों से पहले कंपनी स्थापित हुई थी। डचों की देखो कंपनी 1602 में स्थापित है और अंग्रेजों की कंपनी 1599 में स्थापित की गई थी और 1600 में अधिकार दे दिया गया था कि पूर्व के साथ व्यापार कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा उसके बाद याद रखिएगा डच पहले आ गए, कंपनी बाद में स्थापित हुई, लेकिन डच पहले भारत आ गए और अंग्रेज 3 साल बाद आए। ठीक है, अब आपको ये सब क्रम याद हो रहा होगा कि कैसे हमें चीजों को याद करना है। इसके बाद अंग्रेज या जो है क्या कहते हैं इंग्लैंड की कंपनी के बाद कौन आए? हमारे यहाँ डेनिस आए। और डेनिस जिस देश के रहने वाले थे उन्हें हम डेनमार्क कहते हैं। तो डेनमार्क के डेनिस आए थे। इनकी कंपनी का नाम भी ईस्ट इंडिया कंपनी था। ये 1616 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी यूरोप में। यह कंपनी हमारे यहाँ 1616 ईस्वी में ही भारत आई और इसकी पहली फैक्ट्री तमिलनाडु के याद रखना ट्रेक्यूबर आपका 1620 में स्थापित हुई थी। तो पहली कंपनी तमिलनाडु में स्थापित 1620 में हुई। भारत आगमन 1616 में हुआ और कंपनी की स्थापना भी 1616 में हुई। इसके बाद फ्रांसीसी हमारे यहाँ आते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं।
कंपनी का नाम था कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस नाम था कंपनी का। कंपनी की स्थापना फ्रांसीसियों की 1664 ईस्वी में हुई थी। कंपनी भारत 1668 में आई और पहली फैक्ट्री सूरत गुजरात में स्थापित हुई, यानी 1668 में 1668 में कंपनी स्थापित की गई। तो ये हमें क्रम याद रखना जरूरी है कि कौन सी कंपनी कब आई है, उनकी स्थापना कब हुई है, उनका पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई। ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हमें एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि अगर कंपनी का आगमन पूछा जाए तो क्रम अलग होगा, और कंपनी के स्थापना क्रम पूछा जाए तो अलग होगा। देखा होगा ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो अगर कंपनी की स्थापना का क्रम देखा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं, ये याद रखिएगा, मतलब कंपनी स्थापित हुई है। इसके बाद कंपनी स्थापित कौन सी हुई है, अंग्रेजों की हुई है, याद रखिएगा, नंबर 2 पे अंग्रेज होगा। स्थापना क्रम बता रहा हूं। 3 नंबर पर आपका डच होगा, 4 नंबर पर डेन होगा, और 5 नंबर पे कौन होगा, फ्रांसीसी हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अगर कंपनी के आगमन के क्रम को देखा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली होगा, नंबर 1 हो जाएगा। आगमन के क्रम में नंबर 2 पे कौन हो जाएगा, डच हो जाएगा। नंबर 3 पर अंग्रेज होगा, नंबर 4 पर आपका डेन होगा, और नंबर 5 पे कौन हो जाएगा, आपको फ्रांसीसी हो जाएगा। तो केवल बदलाव 2 में होगा, डचों और अंग्रेजों में होगा, याद रखिएगा, डचों और अंग्रेजों में। डचों की कंपनी याद रखिएगा बाद में स्थापित हुई थी, लेकिन ये पहले आए थे, और अंग्रेज जो है कंपनी पहले स्थापित कर लिए थे लेकिन 3 साल बाद आए हैं। तो ये क्रम याद रखना, एक स्थापना का और एक आगमन का, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ये भी याद रख लेना कि इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी और कब स्थापित हुई थी। ये सारे क्वेश्चन सरल होते हैं। यहां से जब क्वेश्चन आते हैं अगर गलत हो जाता है तो समझ लो कि हम कंपटीशन से बाहर होने लगते हैं। आसान क्वेश्चन और बार बार आने वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए, याद रखिएगा। जो कठिन क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल हमारे ही गलत हो रहे हैं, और लोगों के भी गलत होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना थोड़ा जरूरी है। इस चीज को आप इस अंतर को आप जरूर गौर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मन में बैठा लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और 1498 में भारत का समकालीन शासक कौन कौन से थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जिस समय वास्को डी गामा भारत आया था उस समय दिल्ली का राजा कौन था, उस समय गुजरात का राजा कौन था, कालीकट का राजा कौन था, क्वेश्चन आ ही चुका हुआ है, और विजयनगर का राजा कौन था, क्योंकि यही 4-5 ऐसे राज्य थे जो उस समय काफी प्रसिद्ध थे अपने अपने क्षेत्रों में। तो जब इस समय 1498 में पुर्तगाली हमारे यहाँ आए, वास्को डी गामा पहली बार जब भारत आया, तो उस समय याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी क्या था, सुल्तान था, और लोदी राजवंश चल रहा था। गुजरात में महमूद बेगड़ा उस समय राजा था। कालीकट में जमोरीन हिंदू उपाधि है, लेकिन राजा का नाम जमोरीन नहीं है, यह उपाधि है। राजा का नाम था मान विक्रमण सिंह नाम था, याद रखिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, मान विक्रमण सिंह नाम था, याद रखिएगा, राजा का कालीकट, जिनका स्वागत जिसने स्वागत वास्को डी गामा का किया था। तो जमोरीन उपाधि है, याद रखिए, यह शासक की उपाधि है। तो कालीकट का राजा थे। विजयनगर के राजा कौन थे, नरसिंह द्वितीय थे, सालू वंश के राजा थे, जिस समय पुर्तगाली भारत आए थे 1498 में। तो राजाओं के नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको गलती मत कीजिएगा, मैप के अनुसार मैंने इसलिए बता दिया है जिससे अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और वास्को डी गामा का जो ऐतिहासिक अभियान था इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। वास्को डी गामा याद रखिएगा जब लिस्बन से शुरू हुआ था, उसकी यात्रा लिस्बन से शुरू हुई थी, और कालीकट में मालाबार तट पर यह यात्रा समाप्त हुई थी। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि वास्को डी गामा कहां से कहां चला था, तो 2 ऑप्शन हो सकता है एक में मिला करके। तो याद रखना लिस्बन से शुरू हुआ था, और याद रखना कहां पर, तो याद रखना कोचीन में उसकी यात्रा क्या हुई थी, समाप्त हुई थी। दूसरा, जब वास्को डी गामा चला था तो पुर्तगाल के राजा उस समय कौन थे, हेनरी द नेविगेटर थे। उनका सबसे ज्यादा सहयोग मिला था, जिनके नेतृत्व में यह अभियान शुरू हुआ था। तो याद रखना जब कोलंबस 1492 में असफल हो गया, तो वास्को डी गामा 1400 जो है 98 में इस यात्रा को प्रारंभ किया था, इस बात को याद रखिएगा। तो जब यात्रा शुरू किया था तो अफ्रीका के तट के रास्ते धीरे धीरे पहुंचते हुए यह दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप पहुंचा,
और यहां से इस यात्रा को सफल बनाया, और जब वापस दौड़ लौटा तो इस यात्रा से होते हुए दोबारा कहां पहुंच गया, लिस्बन पहुंच गया। तो इसकी यात्रा को हम एक एक करके एक एक पड़ाव, इसको पड़ाव को देख लेते हैं। इसका जो प्रायोजक कौन था, तो पुर्तगाल के राजा जो है कौन थे, मैनुअल थे। मैनुअल का इसमें बहुत बड़ा योगदान था, और जो है नेविगेटर का योगदान था। याद रखिएगा, इसके बाद जिस जहाज से आया था, ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वास्को डी गामा किस जहाज से भारत आया था, तो जहाज का नाम था साओ या गेबियल। साओ गेबियल नामक जहाज से वो भारत आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा, याद रखिएगा। याद रखना, सबसे जब पहले वो पहुंचा तो याद रखना उस स्थान का नाम क्या था, तो दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा, केप ऑफ गुड होप पे पहुंचा था। केप ऑफ गुड होप कहते किसको है, इसको हिंदी में कहते हैं आशा अंतरीफ कहते हैं। अंतरीफ ज्योग्राफी में एक ऐसा शब्द है जो महाद्वीप का स्थल बाहर की ओर निकला हो और वहीं से समुद्र के पास जाके समाप्त हो रहा हो, तो जो महाद्वीप का स्थल बाहर की ओर निकला होता है उसी को अंतरीफ कहा जाता है। तो इसका नाम क्या है, केप ऑफ गुड होप अंतरीफ का नाम है ये। यहीं पर रुका और यहीं पर उसकी मुलाकात एक गुजराती पथ प्रदर्शक से हुई। उसका नाम क्या था, अहमद इब्न मजीदी से हुई थी। मजीदी के सहयोग से ही वो, याद रखिएगा, माला क्या कहते हैं, अफ्रीका के तट के सहारे, याद रखिएगा, होता हुआ और ये मालाबार तट पे कहां पहुंच गया था, कोचीन पहुंचा था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वास्को डी गामा भारत के किस तट पे पहुंचा था, तो मालाबार तट याद रखिएगा। हम राज्य तो याद रखते हैं, हम राज्य वो कि कौन सा राज्य वहां स्थापित था यह याद रखते हैं। अगर मान लो कभी तट पूछ देगा तो क्या करेंगे, तो याद रखना वो मालाबार तट पे पहुंचा था, कोचीन पहुंचा। और कब, याद रखना, आगमन का हुआ, तो 20 मई, याद रखना, 1498 को ये कालीकट केरल पहुंच गया। ये बात याद रखिएगा। जब वहां पहुंचा तो यहां पर उसने काली मिर्च के व्यापार की यात्रा जो है, यात्रा खर्च निकालने के बाद 60 गुना से अधिक मुनाफा कमाया था। तो जब ये वापस लौट के गया और काली मिर्च से 60 गुना से अधिक मुनाफा कमाया, तो पूरे यूरोप पे खलबली मच गई कि जो है भारत जैसे देश की खोज हो गई है। भारत जैसे देश पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज हो गई है और वहां मसाला पर्याप्त है। लेकिन याद रखिएगा, जब ये कंपनियां भारत आने लगी, तो जब ये आसपास के देशों में भ्रमण शुरू किया, तो मालूम चला कि भारत से अच्छा मसाला जो है, तो जो है कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल विषुवत रेखा पे देश है और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में गर्म जलवायु में ही मसाला होता है, काली मिर्च होती है। तो इसीलिए जब डच हमारे यहाँ आए थे, तो डचों का ध्यान हमसे ज्यादा कहाँ चला गया था, तो याद रखिएगा जो है किस पर, तो जो है वहां इंडोनेशिया पर चला गया था। तो हमारा ज्यादा व्यापार वो इंडोनेशिया से करने लगे। तो याद रखिएगा, काली मिर्च का व्यापार जो है ये करने के लिए हमारे यहाँ वास्को डी गामा आया था। इसकी पूरी प्रक्रिया को मैप के माध्यम से यहाँ बता दिया गया है। इसको याद रखिएगा, कब आया था, किस जहाज से आया था, किसके प्रयोजन से भेजा गया, समुद्री मार्ग कौन सा था, कहाँ पे रुका था, केप ऑफ गुड होप क्या है, इन सब के बारे में बता दिया गया। और कौन उसका मददगार था, पथ प्रदर्शक था, गाइडर था, जिसने उसको यहाँ पहुंचाया भारत में, किस तट पे उतरा था, किस राजा ने उसका जो है स्वागत किया, किस चीज का व्यापार शुरू किया। इन सब चीजों के बारे में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो जब तक हम मैप के माध्यम से अगर इन चीजों को जब पढ़ लेते हैं तो हमें चीजें क्या हो जाती है, याद हो जाती हैं। तो अगर इस मैप के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत दिन तक दिमाग में, मेमोरी में रहता है और आपको याद करना आसान होता है। आपका उद्देश्य यहाँ पर पीएचडी करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है, आपका उद्देश्य है कि आपको जो है एग्जाम पास कर लेना है। हमें केवल इतना याद रखना कि हमारे काम की चीजें इसमें क्या है जो हमें याद करना जरूरी है और कैसे याद किया जाए जिससे वो बहुत दिनों तक हमारे दिमाग में बातें रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत की जो 3 यात्रा की थी, कई बच्चों को नहीं पता होगा, वास्को डी गामा हमारे देश में केवल एक बार नहीं आया है, वास्को डी गामा हमारे देश में 3 बार आया है। तो पूछा जाएगा कि 3 बार जब आया है तो कब कब आया है, तो पहली बार 1498 में आया था। प्रथम आगमन हुआ था कालीकट में हुआ था। अरब व्यापारियों को कड़ा विरोध हुआ, किंतु जमोरीन द्वारा स्वागत किया गया था। और जमोरीन कोचीन के राजा की उपाधि थी। मान विक्रमण राजा का नाम था, जिन्होंने जो है किसका, तो याद रखना, वास्को डी गामा का स्वागत किया था। लेकिन जो वहां के अरब व्यापारी थे, जो अरब से व्यापार करने हमारे केरल में आते थे, कोचीन में आते थे और हमारे गुजरात में आते थे, तो अरब व्यापारी, याद रखिएगा, हमारे यहाँ से, याद रखना, जो आपका गुजरात है यहाँ से कपड़ा लेके जाते थे, सूती कपड़ा। और सूती कपड़े की देखा होगा आज भी अरब देशों में काफी डिमांड है।
और अरब व्यापारी हमारे यहाँ जो है मालाबार तट से मसालों का व्यापार करते थे। तो याद रखना, जब कोई व्यापार कर रहा हो और कोई नया व्यक्ति पर वहां आ जाता है तो उसका वो लोग विरोध जरूर करते हैं, क्योंकि उसके हक को, उसके व्यापार को प्रभावित करेगा। तो जब पुर्तगाली आया वो वास्को डिगामा, तो याद रखना अरब व्यापारियों ने क्या किया था, उसका विरोध किया था। यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद जब वापस चला गया वास्को डिगामा, तो दूसरा जो उसकी दूसरी यात्रा हुई थी वो 1502 में हुई थी। तो 1498 के बाद 1502 में याद रखिएगा वास्को डिगामा की ये दूसरी यात्रा शुरू हुई। जो द्वितीय यात्रा शुरू हुई थी 1500 याद रखना 3 में कोचीन के पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री जो है कारखाने की स्थापना हुई, और 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई थी। उस समय ये भारत में था। तो 1502 में जब आया तो 1503 में पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की कोचीन में स्थापित हुई और दूसरी याद रखना कन्नूर में स्थापित हुई थी 1505 में। तो दो फैक्ट्रियों को भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फैक्ट्री क्या होते हैं, कारखाना क्या होता है। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं स्थापित करते थे, उसका फैक्ट्री नाम था। यहाँ क्या करते थे, देश के आंतरिक भागों से कच्चा माल को इकट्ठा करते थे, मसाला इकट्ठा करते थे, उसकी पैकिंग करते थे और नाव में उसको जो है लोडिंग करके उसको जो है यूरोप की ओर ले जाते थे। तो जहां लोडिंग का उनका क्षेत्र था, जहां से जिसे हम बंदरगाह कह सकते हैं, उसी को फैक्ट्री या कारखाना नाम दिया गया था। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1502 के बाद 1524 में ये तीसरी यात्रा किसकी थी, वास्को डिगामा की। तो याद रखना जो तीसरी यात्रा थी वो भारत में ही, याद रखना इसकी डेथ हो गई 24 दिसंबर 1524 को। याद रखना कोची में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, आपका वास्को डिगामा। किताब से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वास्को डिगामा की डेथ कब हुई थी, 1524 में हुई थी। कहां पे हुई थी, कोची में हुई थी। ये बात याद रखना, कोची में। ये भी याद रखिएगा कि वास्को डिगामा की जो 3 यात्राएं कब कब हुई हैं, इन डेट को याद रखना। एक तो आप सबको पता होता है 1498, दूसरा आपका 1502 में, और तीसरा 1524 में। और 1524 में ही याद रखना कोची में किसकी डेथ हो गई थी, वास्को डिगामा की हो गई। इसके बाद क्या हुआ, याद रखना उन्हें कोची के सेंट फ्रांसिस चर्च में दफनाया गया था। किसको, वास्को डिगामा को। लेकिन 14 साल बाद जो है उनके अवशेष को निकाल करके लिस्बन के पुर्तगाल ले जाकर के वहां पर दफनाया गया। तो 14 वर्ष के बाद सबसे पहले कोची में दफनाया गया था, बाद में उसके अवशेष को निकाल करके 14 साल के बाद उसे लिस्बन अर्थात पुर्तगाल की राजधानी में उसको दफना दिया गया। तो याद रखिएगा ये आपका वास्को डिगामा के जो आने का क्रम है, कब कब आया है, इन सब छोटी छोटी बातों को हमें याद रखना जरूरी है। अगर यहां से क्वेश्चन आए तो आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली साम्राज्य के निर्माता 2 रणनीतियां याद रखिएगा कौन कौन सी थी। याद रखिएगा 1505 से लेकर के 1509 तक याद रखना फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इस बात को याद रखिएगा। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का पूछा जाए कौन था, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। 1505 से 1509 के बीच में कार्यकाल को याद रखना। इसने कुछ नई नई पॉलिसी शुरू किया था। पहली पॉलिसी इसकी क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसे शांत जल की नीति कहते हैं, या इसी को जो हम क्या कहते हैं, नीला जल योजना कहा जाता है। नीला जल योजना कहते हैं। याद रखना ये योजना क्यों शुरू की गई थी और कहां शुरू की गई थी। तो कहां शुरू की गई थी, हिंद महासागर पर पूर्ण नौसैनिक नियंत्रण के लिए शुरू किया गया था। अब इसको हम एक एक करके आपको बता देते हैं। याद रखिएगा अगर ये भारत का मैप है तो याद रखिएगा ये आपका ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, ये पूरा क्षेत्र आपका हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर का ही हिस्सा अरब सागर और बंगाल खाड़ी भी है। तो याद रखिएगा इस क्षेत्रों से दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारी आते थे, और इस क्षेत्रों से अरब व्यापारी जब भारत आते थे व्यापार करने के लिए, तो याद रखना जो अल्मीडा सोचा कि अगर हमें अपने व्यापार को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे हिंद महासागर पे कब्जा करना पड़ेगा। तो उसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। ब्लू वाटर पॉलिसी, इसका अगर हम ब्लू क्यों कहा जाता है, नीला जल योजना क्यों कहते हैं, क्योंकि समुद्र का जल हमें नीला दिखाई देता है जो ऊपर से देखते हैं, इसीलिए नीला जो है जल योजना या ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। इसे शांत जल की नीति क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर समुद्र में कोई जहाज नहीं प्रवेश करेगा तो समुद्र का जल क्या रहेगा, उसमें शांत बना रहेगा, हलचल नहीं होगी। अगर कोई जहाज प्रवेश कर जाएगा तो समुद्र का जल क्या होगा, अस्थिर हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो हमें समुद्र के जल को क्या करना है, शांत रखना, अर्थात किसी जहाज को प्रवेश नहीं होने देना है। इसीलिए अल्मीडा ने ये योजना लाई थी हिंद महासागर में, और कहा था कि कोई भी व्यापारी
किसी दूसरे देश का व्यापारी हिंद महासागर में तभी प्रवेश कर सकता है जब हमारी अनुमति होगी। अगर हमारी अनुमति नहीं है तो आप जो है हिंद महासागर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस पॉलिसी का नाम ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति या नीला जल योजना भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। प्रमुख युद्ध क्या क्या हुआ इसके समय में? 1508 में चौल का युद्ध हुआ था। मिस्र के बेड़े से टकराव हुआ था, उस समय मिस्र के राजा से जो है युद्ध हुआ था। 1509 में दीव का युद्ध इसने लड़ा था। ओटोमन बेसिन, मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेना को इसने हराया था। तो दीव का युद्ध है जो दमन दीव का क्षेत्र है, वहां पर ओटोमन साम्राज्य, बेनिस और मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित किया था, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि इस क्षेत्र पर पुर्तगाली ना आने पाए। उन लोगों की संयुक्त सेना को फिर भी उसने जो है अल्मीडा ने क्या किया, पराजित कर दिया। तो ये दो युद्ध याद रखना जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लड़ा था। इसमें ब्लू वाटर पॉलिसी सबसे महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन आपके बीपीएससी में, आपकी यूपीपीसीएस में, आपके आईएएस में और एसएससी सब एग्जामों में पूछा गया है। तो इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, जब अल्मीडा का शासनकाल समाप्त हुआ तो उसके बाद याद रखना एक नया पुर्तगाली वायसराय आया। उसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क नाम था। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क याद रखना 1509 से लेके 1515 तक भारत में था। याद रखना, जो आपका अल्मीडा है ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, लेकिन वास्तविक संस्थापक भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, ये कौन था? अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ने क्या काम किया है, इसको याद रखते हैं। पहला काम इसने ये किया, याद रखिएगा, कि जो आपका ब्लू वाटर पॉलिसी है इसको समाप्त कर दिया। अगर पूछा जाए कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन समाप्त किया था, तो अल्बुकर्क ने किया था। यह बात याद रखिएगा। याद रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किसने किया? अल्मीडा ने। समाप्त किसने कर दिया? अल्बुकर्क ने किया था। इस बात को याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? याद रखिएगा, ये वास्तविक संस्थापक है, ये भी याद रखना, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कार्यकाल 1509 से 1515 तक है, ये याद रखिएगा। विजय कौन कौन से किया था? तो 1510 में बीजापुर के शासक आदिल यूसुफ शाह से गोवा छीन लिया था। अगर इसका एक मैप ऐसे बनाते हैं तो याद रखना, ये पूरा क्षेत्र बीजापुर कहलाता था। और बीजापुर याद रखना कहां पर है? आज कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में बीजापुर का राज था। वहां के राजा का नाम क्या था? आदिल यूसुफ शाह था। और गोवा उसी के अधिकार में था। तो गोवा पर उसने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा हो गया। लेकिन गोवा को याद रखिएगा, बाद में 1530 में इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। यह भी याद रखना, किसको? गोवा को बनाया गया। तो गोवा पर अधिकार पुर्तगालियों का कब हुआ? 1510 में हुआ है, लेकिन राजधानी 1530 में बनी है। ये याद रखना, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा मलक्का 1511 में और हॉर्मुज 1515 पर कब्जा कर लिया था। अब ये है क्या, ये हम आपको बता देते हैं जिससे आपको ये चीजें याद रहें। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए भारत का ये मैप है, इसको ध्यान से समझिएगा। और आपका ये आपका यहाँ पर आपका सुमात्रा द्वीप है। तो सुमात्रा और आपका जो ये आपका इंडो चीन प्रायद्वीप है, यहाँ पर एक जल संधि है। उस जल संधि का नाम क्या है? याद रखिए, उस जल संधि का नाम जो है मलक्का जल संधि है। तो मलक्का जल संधि ये है। ठीक है, और याद रखिएगा, यहां से जब ऐसे चलते हैं इस तरह से, और ये आपका अफ्रीका हो गया, ये बाब उल मंडेब जल संधि हो गई। और ये आपका ये हॉर्मुज जल संधि हो गई। ये आपका हॉर्मुज जल संधि हो गई। ठीक है, आपको पता होगा आज भी हॉर्मुज जल संधि को लेकर के बहुत दिन से चर्चा में है। जब ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध चल रहा है, हॉर्मुज जल संधि से ही याद रखिएगा यहाँ के जितने देश हैं उनके तेल यहीं से और गैस यहीं से सप्लाई होते हैं, पूरे दुनिया में जाते हैं। जब अल्बुकर्क आया तो अल्बुकर्क ने पहले पूरे हिंद महासागर का परीक्षण कराया। तो पता चला कि ब्लू वाटर पॉलिसी तो खराब है। हम ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत हम पैसा लेके अनुमति तो दे रहे हैं, हम रोक लगा रहे हैं, रोक लग नहीं रही है, क्योंकि हिंद महासागर छोटा सागर है नहीं। तो इसको मालूम चला, किसको? अल्बुकर्क को, कि जो दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारी हैं वो हिंद महासागर में कहां से प्रवेश करते हैं, जरा उस चेक पॉइंट को खोजो। तो चेक पॉइंट पता चला कि मलक्का से प्रवेश करते हैं। तो मलक्का को बंद कर दिया, वहां पे हमला किया। और याद रखना, 1511 में मलक्का को क्या किया? बंद कर दिया। और जब रास्ता ही बंद हो गया, अब दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारी हिंद महासागर में प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। उसी तरह से
हॉर्मुज जल संधि पर इसने क्या किया, कब बंद कर दिया, 1515 में कर दिया। अब यहाँ के जो अरब व्यापारी हैं वो इस रास्ते से हिंद महासागर में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। तो मलक्का और हॉर्मुज दोनों को किसने बंद किया था, अल्बुकर्क ने, इस योजना को समाप्त करके, और कहा कि जब हम रास्ता ही बंद कर देंगे तो व्यापार करने आओगे कैसे। यह याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हिस्ट्री को मैप के आधार पर पढ़ा जाता है। जितना आप हिस्ट्री मैप के आधार पर पढ़ेंगे उतना दिमाग में आपकी चीजें बैठती हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री को रटना नहीं है, रटना नहीं है, हिस्ट्री को समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी सामाजिक नीतियां क्या थी। इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग एग्जामों में कि कौन सा पुर्तगाली गवर्नर वायसराय था जिसने जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो याद रखना, अल्बुकर्क ने। पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया था क्योंकि इसको अपनी कॉलोनी को बसाना था। पुर्तगालियों की संख्या में बढ़ोतरी करनी थी। तो जो याद रखना, जो निम्न वर्ग के पुर्तगाली थे उनको यह आदेश दिया था कि आप भारतीय महिलाओं से विवाह करो और अपनी बस्ती बसाओ, जिससे हमारी जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो हमें व्यापार करने में और राज करने में आसानी होगी। इसके अलावा अगर कहा जाए तो इसे धार्मिक न्यायालय की शुरुआत किया था। तो एक तरह से धार्मिक न्यायालय की शुरुआत अगर किसी ने किया है तो अल्बुकर्क ने किया था। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अल्मीडा और अल्बुकर्क ने क्या क्या काम किया मैंने बता दिया है। यहां से अगर क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो आप लोग गलती बिल्कुल मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किसने किसने किया, इसको देख लेते हैं। याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो आप यहां देखो 1515 वहां लिखा हुआ है। यहां देखो ध्यान से, यहां लिखा है 1515, लेकिन जो इसके बाद जो आपका वायसराय आया वो 1529 में आया है। याद रखिएगा, तो 1515 से 1529 के बीच में कोई गवर्नर था ही नहीं पुर्तगालियों का। तो अगर इस तरह की किताब में आ जाए तो कभी ये मत सोचिए कि किताब गलत लिख दिया है, बीच का व्यक्ति कहां चला गया, क्योंकि वहां गवर्नर नियुक्त किया ही नहीं गया था। याद रखिएगा। इसके याद रखिएगा, जो 3 नंबर पे आता है वो कौन था, नीनो डी कुन्हा था। ये 1529 में आया और 1538 तक भारत में था। इसने 1530 में जो है मुख्यालय कोचीन से गोवा हस्तांतरित कर दिया। अब भारत में पुर्तगालियों की राजधानी क्या हो गई, गोवा हो गई, जो पहले कौन थी, कोचीन थी। तो 1530 में गोवा राजधानी बनी है किसकी, पुर्तगालियों की। याद रखना, जबकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि यहाँ पर 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा को छीना गया। तो गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार 1510 में हुआ है, लेकिन याद रखना राजधानी कब बनी है, 1530 में राजधानी बनी है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको जानना जरूरी है। दूसरा, पूर्वी तट पर विस्तार किया इसने। अब भारत का जो ये पूर्वी तट है इस पर इसने विस्तार किया। सेंट थोम, याद रखना मद्रास में, याद रखना मद्रास में किस जो है शहर की स्थापना किया, सेंट थोम की। बंगाल में हुगली की, और जो आपका बेसिन, ये 3 क्षेत्रों की जो है इसने व्यापारिक जो है अलग अलग फैक्ट्रियां किसने बनाया, नीनो डी कुन्हा। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि 1530 में जो है गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1500 याद रखिएगा 38 से लेकर के 1540 तक गार्सिया दा आपका नोरोहा था। इसने दमन, सालसेट, बंबई और आपका लियोन, आपका सिलोन, श्रीलंका में इस साम्राज्य का विस्तार किया था। याद रखिएगा। तो याद रखना, जो आपका ये गार्सिया आया था इसने पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया, दमन को जीता, सालसेट द्वीप पर ही मुंबई शहर बसा हुआ है, मुंबई को, और जो आपका सिलोन अर्थात श्रीलंका पर उसने साम्राज्य विस्तार किया। किसने, तो याद रखना आपका गार्सिया ने। इसके बाद क्या हुआ, जो है अल्फांसो डिसूजा आया कब, तो 1542 से 1545 के बीच में। इनके समय में प्रसिद्ध पादरी जो है फ्रांसिस्को ने, जो आपका कौन, जेबियर आपका जेसुइट मिशनरी भारत आए। भारत, जापान और चीन में ईसाई धर्म का प्रचार किया गया। गोवा के बोम जीसस चर्च में उसका जो है मकबरा स्थित है, यहीं पर इसको दफनाया गया क्योंकि इसकी डेथ यहीं पर हुई थी। तो भारत, जापान और याद रखना चीन में जो ईसाई धर्म का प्रचार किया गया वो इसी समय में किया गया। जब हमारे यहाँ पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगालियों के 2 ही उद्देश्य थे, ये भी याद रखिएगा। पुर्तगालियों के 2 ही उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य था, पहला था ईसाई धर्म का प्रचार करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना था, और दूसरा क्या था, व्यापार करना था।
तो याद रखना यही दो उद्देश्य के साथ भारत आए थे। इनका कोई तीसरा उद्देश्य नहीं था कि भारत के भूभाग पर कब्जा करना, लेकिन यहाँ की परिस्थितियों को देखा, यहाँ के राजाओं का इनके व्यापार में अवरोध को देखा, तो इन्होंने राज स्थापित करने का निर्णय लिया था। चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, चाहे डेन हो, चाहे अंग्रेज हो, इन सबके व्यापार पर जब प्रभाव पड़ा तभी इन लोगों ने भारत के राज्यों राजनीति पे हस्तक्षेप किया और अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो इस बात को याद रखना, यहां से क्वेश्चन अगर आपसे आए तो आप गलती मत करना, यहां से अगर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आए सबसे अंत में गए, याद रखेगा 1498 में पुर्तगाली पहले आए। वास्को डिगामा का आगमन कालीकट में हुआ था। याद रखेगा ये जो है भारत में कितने वर्षों तक थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 463 वर्षों तक भारत में रहे और 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अंतिम पुर्तगाली गवर्नर में जो आपका मैनुअल एंटोनियो था, ये कब था, कब से कब तक, याद रखना 1958 से लेकर के 1961 तक। ये क्वेश्चन जल्दी कहीं मिलता नहीं है, याद कर लेना, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है। मैंने बहुत सारा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया है, अंतिम पुर्तगाली गवर्नर के क्वेश्चन नहीं आए हैं। अगर अब आ जाए तो गलती मत करना, याद कर लेना। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन विजय के तहत गोवा, दमन और दीव पर इसने विलय कर लिया किया गया। तो ऑपरेशन विजय के तहत ही पुर्तगालियों के राज्य पर जो है अधिकार किया गया था। तो उनका राज्य कहाँ स्थापित था, गोवा, दमन और आपका दीव पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गवर्नर कौन थे, जो आपका बोस्सा थे। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस समय पुर्तगालियों का वायसराय कौन था, बोस्सा था, ये भी याद रखिएगा। और इनको भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। और गोवा मुक्ति दिवस के रूप में इनको जो है आजादी मिली और गोवा, दमन और दीव को भारत में मिला करके शुरू में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, ये भी याद रखना। तो भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में गए हैं। यहां से अगर क्वेश्चन आए तो गलत आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, पुर्तगाली कृषि विरासत जिन्होंने भारतीय थाली बदल दी, अर्थात इन्होंने भारतीय खाने को एक नई पद्धति दी, एक नए नई फसलों की शुरुआत किया। तो लिखा है कि पुर्तगाली सिर्फ मसाले लेने नहीं आए, वह मध्य अमेरिका और ब्राजील से कई नई फसलों भारत लाए थे। तो मध्य अमेरिका की कई फसलें हैं। जब कभी हम फसलों के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पूछा जाता है कि इसका मूल उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं, यहाँ मैं लिस्ट लगा दे रहा हूँ, इनको देख करके याद कर लीजिएगा कि मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं, इनको याद रखना जरूरी है। ब्राजील से कई फसल कौन कौन सी लाया था, याद रखना। पुर्तगाली हमारे यहाँ आए तो लाल मिर्च आई, हमारे यहाँ आलू आई, टमाटर की खेती शुरू हुई, काजू की खेती शुरू हुई, तंबाकू की खेती शुरू हुई, पपीता, अनानास, अमरूद की खेती शुरू हुई, अल्फांसो आम की खेती शुरू हुई। तो इतनी फसलें हमारे यहाँ पुर्तगाली ही लाए थे। पुर्तगालियों के कारण ही जो है ये सब व्यवस्था हमारे यहाँ क्या हुई थी, शुरू हुई थी। तो इसको भी हमें याद रखना, अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। ठीक है, इसके अलावा पुर्तगाली तकनीकी और सांस्कृतिक प्रभाव क्या हमारे यहाँ छोड़ गए। तकनीकी क्रांति, याद रखना 1556 में गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। गोवा में 1556 में की थी, ये याद रखिएगा। उन्नत जहाज निर्माण तकनीक आगमन हुआ था। तो हमारे यहाँ जहाज निर्माण की शुरुआत भी पुर्तगालियों ने किया था। और जहाज कहाँ कहाँ बनाए जाते थे, तो गुजरात में बनाए जाते थे और कोचीन। तो गुजरात और कोचीन यही दो क्षेत्र है जहां पर याद रखिएगा जो है क्या कहते हैं, पुर्तगालियों ने जहाज निर्माण की शुरुआत की थी। और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी हमारे यहाँ पुर्तगालियों ने ही शुरू किया है, यह भी याद रखना 1556 में गोवा में। इसके अलावा वास्तुकला, यह याद रखना जो हमारे यहाँ ऐसे चर्च बनते हैं जिन जिन चर्चों के जो ऊपर के गुंबज होते हैं वो लंबे होते हैं, तो याद रखना उसे क्या कहते हैं, गॉथिक वास्तुकला। तो गॉथिक वास्तुकला ये पुर्तगालियों की कला है, ये भारत में आई और भारत में ऐसे बहुत सारे चर्च बंबई में, गोवा में, दमन और दीव में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, शुरुआत हुई। उदाहरण केरल में जो है थॉमस चर्च का पुनर्निर्माण किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक कानूनी क्या इन्होंने किया, 1867 में गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू किया गया, जो आज भी वहां प्रभावी है। तो याद रखना जो 1867 में वहां पर समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 के तहत लागू की गई थी, वो आज भी
वहीं पर है। तो सबसे पहले गोवा में पुर्तगालियों ने इसको स्थापित किया था, इस कानून को लागू किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग गलत ना होने पाए, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को डायग्राम और मैप के माध्यम से मैं बताता चल रहा हूँ। कहीं फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, पूछिएगा, आप जो है हम उसका उत्तर आपको जरूर देंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों का योगदान और पतन को जरा हम एक बार फिर से अगर देखें, एक तुलनात्मक तरीके से देखें, तो इनका योगदान मैंने अभी बताया, गोथिक स्थापत्य कला, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 में गोवा में, फसलें आलू मक्का तंबाकू, जहाज निर्माण की शुरुआत किया गोवा और आपका कहां पर, क्या कहते हैं, कोचीन में। कार्टेज पद्धति की शुरुआत किया था, समुद्र में टैक्स लगाया था। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी व्यापारी अगर समुद्र में प्रवेश करना चाहे, हिंद महासागर में, अरब सागर में, तो उसे याद रखना टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स का नाम क्या था, कार्टेज पद्धति थी। तो कार्टेज पद्धति किसने लागू किया था, ये भी याद रखिएगा, ये पुर्तगालियों ने लागू किया था, और नीला जल योजना भी पुर्तगालियों ने ही लागू किया था। तो ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा गया है। ठीक है, तो गलती आप लोगों से ना होने पाए। पुर्तगालियों का पतन कैसे भारत में हो गया, पुर्तगाली हमारे यहाँ क्यों सक्सेस नहीं हो पाए और अंग्रेज सक्सेस हो गए, तो कहा जाता है पहला धार्मिक असहिष्णुता, अर्थात जो पुर्तगाली हमारे यहाँ थे वो लूटपाट करते थे। हुगली में, कोचीन में, हर जगह लूटपाट में शामिल होते थे। तो जो भारतीय लुटेरे होते थे उनके साथ मिल करके ये लूटपाट करते थे और दिन में व्यापार करते थे। और इसके अलावा ये लोग धार्मिक असहिष्णुता, मतलब ये हुआ कि जो हिंदू और मुसलमान हैं इनको ये अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। हिंदुओं के जो है ईसाई बनाना चाहते थे, बलपूर्वक मारपीट करके, और यही काम मुसलमानों के साथ करते थे, उनको भी ईसाई धर्म में परिवर्तन करना चाहते थे। तो जो हिंदू मुसलमान थे वो इनसे नफरत करने लगे, पुर्तगालियों से नफरत ज्यादा करने लगे। दूसरा, अयोग्य उत्तराधिकारी, इनके यहाँ जितने भी अधिकारी आए वो योग्य नहीं थे, वो अयोग्य थे, और उन लोगों ने जो है उनका उनका ध्यान केवल लूटमार में होता था, व्यापार में होता था, कितना हम व्यक्तिगत लाभ कमाए, कंपनी लाभ कमाए या ना कमाए, ये भी एक कारण था। मुगलों और अन्य शक्तियों का उदय हो गया था, जिसकी वजह से याद रखिएगा ये जो है व्यापार करने में सक्सेस नहीं हो पाए, और जो है क्षेत्रीय राजाओं ने इनको पराजित किया, मुगलों ने कई स्थानों पर इनको पराजित किया। ब्राजील की खोज हो गई तो ध्यान बट गया। याद रखिएगा जब ब्राजील की खोज हुई तो पुर्तगालियों का आधा ध्यान कहां चला गया, ब्राजील की ओर, क्योंकि ब्राजील में याद रखिएगा जिस तट पे इनकी, जो आपने शुरू मैप दिखाया था मैंने, तो जिस तट पर इनका व्यापार ब्राजील में होता था वो बिल्कुल तटीय क्षेत्र था, और वहां कॉफी की खेती बहुत अच्छी होती थी। इसके अलावा वहां पर जो है अन्य फसलों की खेती अच्छी हो सकती थी, वहां पर व्यापार करने के लिए ज्यादा आसान था, और पुर्तगाल से नजदीक ब्राजील था, इसीलिए इनका ध्यान ब्राजील पे चला गया। तो भारत में अयोग्य लोग आने लगे, इनका ध्यान हटता चला गया, तो यहाँ पर अंग्रेजों ने इनको क्या किया, हरा दिया, और इनके पूरे क्षेत्र पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से याद रखना, अगर क्वेश्चन कभी आए तो आप लोगों का गलत ना होने पाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद करना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 1661 में पुर्तगालियों ने बंबई अंग्रेजों को दहेज में दिया था, ये भी याद रखिएगा, दहेज में मिला था किसको, तो याद रखना बंबई जो है पुर्तगालियों ने किसको दिया था, अंग्रेजों को दहेज में दिया था। इसके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे जब हम अंग्रेजों के बारे में पहुंचेंगे, बंबई पे स्थापना की जब बात आएगी तो हमें आपको डिटेल में एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब याद रखना पुर्तगालियों के बाद हम किसकी बात करेंगे, डचों की बात करेंगे। हॉलैंड के निवासी थे, जिसे हॉलैंड को आज नीदरलैंड कहते हैं, और वहां के निवासियों को डच कहा जाता है। याद रखना क्या कहते हैं, 1569 में कॉलिस डी हाउमैन ने पहला डच यात्री था जो सुमात्रा की यात्रा किया था, यह बात याद रखिएगा। 1605 में मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी, किसकी, डचों की। अन्य फैक्ट्रियों में पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में अन्य फैक्ट्रियां स्थापित की थी। डचों ने भारत में सिक्के, स्वर्ण सिक्का जिसे पगोड़ा कहा जाता था, इसकी शुरुआत कराया था, यह भी याद रखिएगा। इनका जो मुख्य व्यापार था वो सूती कपड़ा था। और इनका पतन कैसे हो गया, तो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में, और डच पराजित हो गए। और ये बेदरा का युद्ध किसके किसके साथ हुआ था, तो यह अंग्रेजों के साथ हुआ था और डचों के साथ हुआ था। तो डच याद रखिएगा इसी युद्ध को हार गए,
और भारतीय व्यापार से इनको हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। तो इनके पतन का कारण कौन बना? बेदरा का युद्ध। ये बेदरा कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। वहीं पर इनको हरा दिया गया। क्या कब हराया गया? तो 1759 में, और डचों को हरा दिया गया। तो ये याद रखना, डच हमारे यहाँ कहाँ चले गए? इंडोनेशिया चले गए, और इंडोनेशिया के मसाला व्यापार पे कब्जा कर लिया। और जब इंडोनेशिया आजाद हुआ 1948 में, तो डचों से ही आजाद हुआ है, ये भी याद रखिएगा। जैसे हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे, वैसे इंडोनेशिया डचों से आजाद हुआ। अब इसी एक चक्र में आप समझ गए होंगे कि डचों ने भारत पे कौन कौन फैक्ट्री स्थापित की थी। पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, कहाँ पे किया गया, ये सब याद रखना। और डचों की जो पहली फैक्ट्री स्थापित, मतलब कंपनी कब स्थापित होती है, भी मैंने बताया था 1602 में, ठीक है। और हमारे यहाँ 1605 में इनका आगमन हुआ था, ये भी याद रखना। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इनका मुख्य जो व्यापार हमारे यहाँ था सूती कपड़ा था, लेकिन इनका ध्यान मसालों पे ज्यादा हो गया। और जब ये युद्ध हार गए तो ये कहाँ चले गए? इंडोनेशिया चले गए, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। और बेदरा का युद्ध में याद रखना, डचों को किसने पराजित किया था? तो अंग्रेजों ने पराजित किया था। और बेदरा का युद्ध कब हुआ था, ये डेट याद रखना। आप जाके प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। अंग्रेजों के आगमन को थोड़ा हम यहाँ ब्रीफ करेंगे, लेकिन इसके बारे में हम अलग से डिटेल में बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। याद रखिएगा, ये हमारा एग्जाम वेब ऐप है, इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आपकी सारी क्लास इसी पे आपको मिल जाएंगी। कोई भी आपका जो बैच शुरू होगा, सारी क्लास आपको मिल जाएंगी। इससे बहुत सारे नोट्स फ्री में मिल जाएंगे आपको जो वहां पर। इसके अलावा जो ये पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप जो है वहां पे जाकर के परचेज कर सकते हैं, फीस बहुत कम है। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। शुरू करते हैं। अंग्रेजों का जो आगमन हुआ था 1599 में, द ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना की गई थी। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 15 वर्षों के लिए चार्टर या जो है एकाधिकार दिया गया था कंपनी को, कि 15 वर्षों तक व्यापार कंपनी कर सकती है, क्योंकि महारानी का पैसा इसमें लगा हुआ था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, ये याद रखिएगा। जिस समय कंपनी की स्थापना हुई, उस समय भारत का राजा कौन थे? अकबर थे। और अकबर के नाम से ही याद रखना जो है कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया था। याद रखना, वो आए थे जहांगीर के दरबार में, लेकिन याद रखना वो अकबर के नाम का लेटर लेके आए थे, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया, हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा। याद रखिएगा। जहांगीर के दरबार में गया, लेकिन अनुमति नहीं मिली व्यापार करने की, अनुमति उसको नहीं दी गई थी। किसको? याद रखिएगा, कंपनी स्थापित करने के लिए। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण 3 डेट याद रखना, कंपनी स्थापना का, अधिकार का देने का, और 1608 में जो है ये दिया गया कि आप जो है जहांगीर दरबार में अनुमति लेने आए, लेकिन अनुमति नहीं मिल पाई। अनुमति क्यों नहीं मिली? तो याद रखिएगा, यहाँ पर जहांगीर के दरबार में जो पहले से पुर्तगाली थे, उन पुर्तगालियों ने विरोध किया और कहा कि जो है इनको यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति न दी जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, जब क्या कहते हैं, बात करते हैं, तो जब ये 1608 में पहुंचा था तो जहांगीर के दरबार में, तो याद रखना हॉकिंस को इसने 400 का मनसब दिया था और इंग्लिश खान की उपाधि भी दिया था, लेकिन व्यापार करने की अनुमति नहीं दिया था, याद रखिएगा। और ये सूरत आया था, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, इसने हॉकिंस ने मुलाकात कहाँ किया था? तो आगरा में मुलाकात की थी। किससे? जहांगीर से, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रिटिश फैक्ट्रियों का विस्तार कैसे हुआ, उनका जो है कैसे कैसे कंपनी स्थापित की गई, उनको देख लेते हैं। 1613 में याद रखिएगा, बात करते हैं तो 1613 में पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की गई, जबकि मैंने बताया था 1611 में मसूलीपट्टनम में, याद रखिएगा यहाँ लिखा है कि मसूलीपट्टनम में 1611 में पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की गई थी, यह भी याद रखिएगा। और मद्रास में 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना अंग्रेजों ने कहा किया था? मद्रास में किया था, ठीक है। आगे बताऊंगा अभी। सूरत में 1613 में पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित हुई, जबकि मसूलीपट्टनम में अस्थायी फैक्ट्री थी। यहाँ जहांगीर की अनुमति से स्थापित किया गया था। और याद रखना, बंबई में कब? 1668 में 10 पाउंड किराए के आधार पर बंबई पर भी कब्जा किसका हो गया था? तो याद रखना, अंग्रेजों का हो गया था, ठीक है। याद रखना, जो बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गेराल्ड ओंगियार था, इसी ने बंबई शहर को स्थापित किया था। अब मैं एक कहानी बता देता हूं जिसके माध्यम से आपको याद हो जाए। याद रखिएगा,
हम बात करते हैं बंबई की, अगर बात करते हैं तो बंबई से पहले सूरत ही सबसे बड़ा केंद्र था अंग्रेजों के लिए, वही व्यापारिक वहां केंद्र होता था। बंबई याद रखिएगा, अगर कहा जाए तो जो इंपॉर्टेंट है, 1661 में याद रखिएगा पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह हुआ था। पुर्तगाली राजकुमारी का नाम क्या था? बेगाजा, याद रखना उनका नाम क्या था? बेगाजा नाम था। उनका विवाह हुआ था इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। तो पुर्तगालियों ने जब चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के राजा से विवाह किया तो याद रखना बंबई को दहेज के रूप में दे दिया गया। किसके रूप में? दहेज के रूप में। तो दहेज के रूप में किसको प्राप्त हुआ? तो याद रखना चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुआ। लेकिन बंबई चार्ल्स द्वितीय लेके क्या करेंगे एक शहर को लेकर के? अब आप कल्पना करो कि देश हमारा, यहाँ के लोगों को भी नहीं पता होगा कि हम दहेज में कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, दहेज के रूप में बंबई किसको मिला? चार्ल्स द्वितीय को मिला। लेकिन चार्ल्स द्वितीय क्या करेंगे मुंबई को लेकर के? तो कुछ दिन तक अपने पास रखा, लेकिन 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने, इंग्लैंड राजा ने क्या किया, इन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही है और उसे बंदरगाह की जरूरत है, सूरत बंदरगाह उसके लिए कम पड़ रहा है। तो ये मालूम चला उनको, तो उन्होंने क्या किया, बंबई को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई किससे मिला हुआ था, तो चार्ल्स द्वितीय से मिला हुआ था, ना कि पुर्तगालियों से मिला है। पुर्तगालियों ने दहेज में पहले ही दे दिया था। कब? 1661 में पहले ही दे दिया था राजा को। तो चार्ल्स द्वितीय ने, याद रखिएगा, कब? 1668 में बंबई को किसको दे दिया? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जब दिया तो कहा कि हमें 10 पाउंड किराया हमें वार्षिक देते रहना और बंबई को तुम ले जाओ, बंदरगाह बनाओ, वहां व्यापार करो, जो मन खाए वो करो, हमसे मतलब नहीं है। तब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कौन था? गेराल्ड ओंगियार था। इसने बंबई नामक नए नगर की स्थापना की, वहां पे पुलिस स्टेशन स्थापित किया, वहां जो है सिक्के चलाना शुरू किया, सिक्कों को ढालने के लिए टकसाल स्थापित कराया, वहां की कानून व्यवस्था को स्थापित किया, वहां की जल निकासी को स्थापित किया। तो बंबई का संस्थापक कौन हो गया? गेराल्ड ओंगियार हो गया, जो बंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा। हम बात कहाँ की करें? अगर हम बात करते हैं आपका जो है पश्चिम बंगाल की, क्या बालासोर और आपका हरिहरपुर पूर्वी तट पर पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी 1633 में स्थापित हुई थी। बालासोर कहां पर है? उड़ीसा में है। और हरिहरपुरा आपके कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे स्थापित हुई थी। 3 त्रिभुज थे इसके, व्यापारिक केंद्र थे, याद रखना, यहीं से व्यापार इनका होता था। तो बंबई, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था इनका, और बंबई पे व्यापार जो है यहीं से और प्रारंभ हुआ और वहीं बंदरगाह स्थापित किया था। तो जो आज बंबई का बंदरगाह है वो अंग्रेजों की देन है, जो वहां पे स्थापित किया गया था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सुनहरा फरमान क्या है। याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कब फरमान जारी किया गया था? 1717 में। ये है क्या? मुगल बादशाह फारुखसियर थे। और आपका ये इंडिया का मैप के माध्यम से समझाएंगे, जरा समझ में आएगा। ये आपका बंगाल है। बंगाल एक ऐसा प्रांत था जो सबसे अमीर प्रांत था और सबसे बड़ा प्रांत था। तो अंग्रेजों का सबसे पहले ध्यान बंगाल पे ही गया। याद रखिएगा कि जब ये जो सुनहरा फरमान है, ये मुगल शासक फारुखसियर ने जारी किया था। किसके लिए? कंपनी के लिए जारी किया था। कैसे? घटना क्या था? सर्जन विलियम हैमिल्टन ने बादशाह का इलाज किया था, क्योंकि ये सर्जन था, एक डॉक्टर था। तो फारुखसियर इसीलिए खुश हो गया और उसने जो है 1717 का फरमान जारी किया। ये इनाम अंग्रेजों को दिया। इस फरमान के द्वारा क्या अधिकार क्या दिया गया? बंगाल में कर मुक्त व्यापार करो और 3000 वार्षिक किराया के बदले। फारुखसियर ने क्या कहा कि हम आपको एक फरमान जारी करते हैं, 1717 में जारी किया, और कहा कि अब आप हमें 3000 रुपया वार्षिक किराया देते रहना। हम 3000 रुपया वार्षिक किराया अगर हम लेते रहेंगे तो आप पूरे बंगाल में मुक्त व्यापार करो, हमसे कोई लेना देना नहीं है। यही फरमान था जिसने प्लासी का युद्ध करवा दिया, बक्सर का युद्ध करवा दिया। इसी फरमान को रोका था सुजाउद्दौला ने। इसी फरमान को रोका था किसने? याद रखना, जो आपका मीर कासिम ने, जिसके कारण जो है प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ। तो बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसका सबसे बड़ा कारण यही था, क्योंकि बंगाल के नवाब जब ये मुक्त व्यापार करने लगे बंगाल में, तो ये फरमान जारी किया गया था, तो अंग्रेज क्या करते थे, इस फरमान को
भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे पैसा लेकर के। तो भारतीय व्यापारी भी कर मुक्त व्यापार करते थे और अंग्रेज भी कर मुक्त व्यापार कर रहे हैं। तो बंगाल के नवाब को टैक्स कौन देगा, और जब टैक्स नहीं होगा तो बंगाल का प्रशासन कैसे चलेगा। तो जब मुगल काल से बंगाल अलग हुआ, सिराजुद्दौला वहां का नवाब बना, तो उसने इसको बंद कर दिया, और जैसे इसको बंद किया वहीं से याद रखना बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में दुश्मनी शुरू हो गई है, जिसको हम आगे आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज को याद रखना है, यहां से क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहीं से जो है एक तरह से व्यापार उसने शुरू किया था। तो जो मेन चीज था मैंने यहाँ पे बता दिया है। अंग्रेजों द्वारा और कौन कौन से काम किए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम अलग से आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि उसने हमारे यहाँ राज किया है, शासन किया है, तो उसके बारे में हम अलग से आप लोगों को बताएंगे। बिल्कुल निश्चित रहेगा, क्योंकि आज हम केवल कंपनी के आगमन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेनिश कंपनी हमारे आई थी डेनमार्क के। इनका आगमन 1616 में हुआ था। पहली फैक्ट्री 1620 में स्थापित हुई थी ट्रावरकोर में। दूसरी फैक्ट्री 1600 क्या कहते हैं 76 में स्थापित की गई थी सेरामपुर पश्चिम बंगाल में। और यार अंत कैसे हुआ, 1845 में अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच करके ये चले गए थे। इन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा। डेनिस ने क्या किया, इन्होंने अपनी सारी कंपनी 1845 में अंग्रेजों को बेच दिया और भारत से चले गई। तो यह भी याद रखना, डेनिस कब आए 1616 में, गए कब 1845 में, याद रखिएगा। और कौन कौन सी फैक्ट्री कहां कहां स्थापित किया था, तो 2 फैक्ट्री इनकी स्थापित थी, एक आपका तमिलनाडु में, एक आपका बंगाल के सेरामपुर में। याद रखना, अगर क्वेश्चन आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फ्रांसीसी की बात करते हैं। अंतिम यूरोपीय शक्ति थी जो भारत आई थी। इसकी जो भारत जब आए थे, याद रखना इसकी स्थापना कोलबर्ट द्वारा की गई थी, सरकारी कंपनी स्थापित की गई थी। तो कोलबर्ट ने ही याद रखना फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। इनकी पहली फैक्ट्री 1668 में क्या कहते हैं 1668 में सूरत में स्थापित की गई थी। और जब स्थापित की गई थी तो वो किसने स्थापित किया था, फ्रांसिस कैरो ने स्थापित किया था। याद रखना इनकी दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की गई थी, ये भी याद रखना। याद रखना पांडिचेरी 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने जो है इसकी स्थापना किया, किससे किया था, पांडिचेरी की। तो जो पांडिचेरी है उसमें पुर्तगालियों, उस पर फ्रांसीसियों का यह अधिकार था। अधिकार कब तक था, 1954 तक था। ये भी याद रखिएगा, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी राज्य स्थापित किया था, वो नगर स्थापित किया था, शहर स्थापित किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जब फ्रांसीसी हमारे यहाँ आए तो उनका कर्नाटक युद्ध हुआ था। इसको हम अलग से पढ़ाएंगे, कर्नाटक युद्ध अलग से पढ़ाएंगे हम, लेकिन यहाँ पे ब्रीफ कर रहे हैं क्योंकि यूरोपीय कंपनियां हमारे यहाँ स्थापित हो रही हैं। तो आंग्ल फ्रांसीसी जो संघर्ष हुआ था, तो पूछा जाएगा कि आंग्ल और फ्रांसीसी जो संघर्ष हुआ था उसे भारत में किस युद्ध के नाम से जानते हैं, तो उसे कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। और कर्नाटक उस समय ये नहीं था, याद रखिएगा। याद रखिएगा, ये भारत का अगर हम मैप देखें तो उस समय के मैप पे याद रखिएगा जो ये वाला क्षेत्र होता था इसको कर्नाटक कहते थे। अब जरा इस मैप को देखिए जो बगल में लगाया है, इस मैप पे आप देख सकते हैं कर्नाटक इस क्षेत्र को कहा जाता था, ये क्षेत्र कर्नाटक नहीं होता था। यहां पर याद रखिएगा एक मद्रास जो है, मद्रास पर अंग्रेजों का अधिकार था, और पांडिचेरी भी मैंने बताया, और पांडिचेरी पर किसका अधिकार था, फ्रांसीसियों का। और अंग्रेज और फ्रांसीसी यूरोप में लड़ते रहते थे। जब यूरोप में लड़ते थे तो उसका विस्तार भारत में पड़ता था। तो इन लोगों ने कर्नाटक के 3 युद्ध लड़े हैं। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1746 से लेकर के 48 तक के बीच। द्वितीय कर्नाटक युद्ध इन्होंने लड़ा, कब लड़ा, 1749 से लेकर के 54 तक, 56 से लेकर के 63 तक याद रखना निर्णायक युद्ध था। और ये याद रखना पेरिस की संधि से युद्ध समाप्त हुआ था। तो कर्नाटक अगर पूछा जाए कि कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ है। और ये भी याद रखिएगा कि कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था इसी के युद्ध में याद रखना कब, तो 1760 में याद रखिएगा एक युद्ध हुआ था, वांडी वास का युद्ध हुआ था। तो वांडी वास का जो युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और ये याद रखना ये युद्ध इतना निर्णायक था कि इसी युद्ध के बाद फ्रांसीसी हमारे यहाँ व्यापार से बाहर हो गए। केवल 4 क्षेत्रों पर फ्रांसीसियों का अधिकार भारत में बना रहा। तो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं जिस पर कब्जा कब तक था, 1954 तक था। 1954 के बाद उन्होंने भारत को आजाद किया था, पूरी तरह से भारत सरकार को दे दिया था। तो 4 क्षेत्र कौन है याद रखिएगा, वो भी बता देता हूं।
लेकिन याद रखना कि कर्नाटक युद्ध के बारे में आपको हम डिटेल में अलग से बताएंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ केवल ब्रीफ कर रहा हूँ, उसके अगला चैप्टर आपको मिलेगा, ठीक है, अलग वीडियो में। याद रखिएगा, जब हमारे यहाँ फ्रांसीसी चले गए तो 4 बस्तियों पर उनका कब्जा था। वो 4 बस्ती कौन कौन सी आज भी हैं? एक आपका जो है, आप मैप बगल में देख रहे होंगे, जो केरल का क्षेत्र है वहां पर माहे, और आपका जो आंध्र प्रदेश है वहां पर एक क्षेत्र है यानम, और कर्नाटक तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में एक आपका है पुडुचेरी, और एक आपका है कराईकल। कराईकल, ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर पुर्तगालियों, ये फ्रांसीसियों का अधिकार बना रहा, 1954 तक बना रहा। लेकिन याद रखना, जब ये क्या कहते हैं 1763 में पेरिस की संधि हुई थी, तो इस संधि के तहत यही निर्णय लिया गया था कि फ्रांसीसी भारत में व्यापार नहीं करेंगे, केवल 4 बस्तियों को में अपना निवास कर सकते हैं, व्यापार नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, 4 बस्ती माहे। तो अगर पूछा जाए कि माहे कहाँ है, तो केरल साइड में। आप मैप पे अगर एटलस आपके घर पे होगा तो खोल के देखेंगे, तो जहां माहे लिखा होगा वहां ब्रैकेट में लिखा होगा पुडुचेरी। एक आपका यानम है, यहाँ भी पुडुचेरी लिखा होगा, और कराईकल आपका जो आपका पुडुचेरी। तो ये 4 जिले को मिला करके एक यूटी बना दिया गया। 4 जिलों को मिला करके क्या बना दिया गया? यूटी बना दिया गया, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो पुडुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि पुडुचेरी के जो 4 जिले हैं कितने राज्यों में है, तो माहे केरल में है, पुडुचेरी कराईकल आपका तमिलनाडु में है, और आपका जो यानम आपका जो है आंध्र प्रदेश में। यह भी याद रखना, आप मैप पे भी देख रहे होंगे, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। और ये 1954 में भारत को छोड़ करके गए थे। लिखा है आपका यहाँ पर कि वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया और भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। परिणाम क्या हुआ? पेरिस की संधि हुई कब? 1763 में। और फ्रांसीसी सिर्फ व्यापार तक सीमित हो गए, और कहा? अलग जगह पे। लेकिन व्यापार यहाँ केवल 4 क्षेत्र में, वही अपने 4 क्षेत्र में करेंगे, 4 क्षेत्र में निवास करेंगे, लेकिन भारत से व्यापक स्तर में व्यापार नहीं होगा। ये हमेशा के लिए बाहर हो गए, शासन भी नहीं कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो वही 4 क्षेत्र बाद में आजाद हुए थे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तुलनात्मक अगर अध्ययन करते हैं तो पुर्तगाली, याद रखिएगा, ये 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे कोचीन में, याद रखिएगा। डचों की पहली फैक्ट्री 1505 में मछलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1613 में, याद रखिएगा, यह अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी, अस्थायी है। और अस्थायी 1611 में मछलीपट्टनम में। 1620 में डेनिस की फैक्ट्री त्रावणकोर में स्थापित हुई थी। और 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री किसकी स्थापित हुई थी? फ्रांसीसियों की। यह भी याद रखना, यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं वन लाइनर में। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस डी अल्मेडा ने लागू किया था, और इसको अल्बुकर्क ने समाप्त किया था। हिंद महासागर में लागू की गई थी, मैंने बता दिया है। गोवा पर कब्जा 1510 में हुआ था, अल्बुकर्क ने किया था, और 1530 में इसको राजधानी बनाया था, याद रखना, बनाया गया। तंबाकू और आलू की खेती पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। बंबई का संस्थापक गेराल्ड ओंगियार था। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चॉर्नॉक था। जो पोर्ट विलियम का संस्थापक, याद रखना, ये पोर्ट विलियम कहां पर है? कलकत्ता। कलकत्ता की किलेबंदी के लिए पोर्ट विलियम स्थापित किया गया था। सेंट जॉर्ज किला, याद रखना, मद्रास में स्थापित किया गया था। तो मद्रास जब कोई नगर स्थापित करते थे तो उसकी सुरक्षा के लिए किला बनाया जाता था। तो कलकत्ता की सुरक्षा के लिए पोर्ट विलियम किला था, और मद्रास की जो है किला, मद्रास शहर को जो है संरक्षित करने के लिए, मद्रास शहर को जो है क्या कह सकते हैं, एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया गया था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहां पर है? मद्रास बनाया गया था। फोर्ट विलियम कहां बनाया गया था? कलकत्ता में। ये सब अंग्रेजों ने बनाया था, ये भी याद रखना। इन सब चीजों के बारे में आगे मैं बताऊंगा और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना, इस जो है पूरा मैंने बता दिया है। एग्जाम वेब पर आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा, आपको सारी क्लास भी यहीं पे मिल रही होंगी। इसके अलावा हम जो है, याद रखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पे फोन करके जो पूछ सकते हैं, कोर्स के बारे में, पीडीएफ के बारे में, या कोई भी समस्या हो तो आप पूछ लीजिएगा। ये सब पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। कोर्स बहुत सस्ता है हमारा, बहुत जो है महंगा नहीं है, और आपको तैयारी करना, या इसी तरह की आपको वीडियो मिलती रहेगी, इस तरह का आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। तो कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछेगा। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, कल हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।